हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछली क्लास में पियाजे की थ्योरी को शुरू कर चुके हैं। उसमें हम पियाजे का बेसिक जानकारी ले चुके हैं, जिसमें हम स्कीमा के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और एसिमिलेशन के ऊपर और एकोमोडेशन के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहां से आगे हम शुरू करते हैं। जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं, उसको हम एक एक अवस्था को डिस्कस करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में पढ़ने का सब्जेक्ट भी साइकोलॉजी होता नहीं है। ठीक है, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता है, धीरे धीरे पढ़ा जाता है। चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं आती हैं। हर विचारधारा के ऊपर अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, अलग अलग विचारधारक हैं। सभी को हमें पढ़ना होता है, सभी को समझना होता है। और जब हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम किसी विचारधारा को देखते ही, विचारधारा को पढ़ते ही अनुमान लगा सकते हैं। अगर हमने कभी पढ़ी भी नहीं होगी, अगर हम विचारधारा को पढ़े हुए होंगे, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये विचारधारा इस विचारधारा की हो सकती है, इस विद्वान की हो सकती है। तो इसलिए कंटेंट पे पकड़ बनाते हुए चलना है और कॉपी पेंसिल लेकर के जरूर बैठना है। क्लास में नोट्स करते रहना है, हाथों हाथ नोट बनाते रहना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि क्लास कितने अच्छे से चल रही है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख के आपको बताया जाएगा। बस जिम्मेदारी आपको इतनी निभानी है कि पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास को लेते रहना है। ठीक है, और नोट्स बनाते रहना है। बाकी जिम्मेदारी जो है 30 में से 30 दिलाने की, ठीक है, बाकी जो 30 में से 30 दिलाने की जिम्मेदारी है वो हमारी होगी। और बाकी जिम्मेदारी कितनी तुम्हारी होगी कि पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास को अटेंड करते रहना है और नोट्स बनाते रहना है और मेहनत करते रहना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का अपना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, आज हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। उसमें देखो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था वो मैंने कल बताया था कि पियाजे ने जो ये सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है, इस एक्सपेरिमेंट को उसने किसके ऊपर किया है? बताएगा कोई बच्चा? ठीक है, कोई बच्चा बताएगा कि किसके ऊपर पियाजे ने अपना यह एक्सपेरिमेंट किया है? तो बता देता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट जो किया है, ये एक्सपेरिमेंट पियाजे ने अपने खुद के ही बच्चों पर किया है। ठीक है, और उसके बाद में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं कि इस अवस्था में इतने तक विकास हो जाता है, इस अवस्था में इतना विकास होता है। उसको अलग अलग बांटा भी गया है। ठीक है, जैसे कि अवस्थाएं बताई है संवेदी प्रेरक अवस्था। कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था। अब संवेदी प्रेरक अवस्था क्या है? ये होती है सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर, जो हमारे सेंसेस होते हैं, उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, फिर दूसरी आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बताई हैं। और पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, इनको हम अब एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे और इन किस किस अवस्था में क्या क्या विशेषताएं पियाजे ने बताई हैं, उन विशेषताओं पर नजर डालते हैं। ठीक, पहली अवस्था आती है हमारी, कौन सी आती है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज किस कहते हैं? इसको संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या? संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, अब संवेदी प्रेरक अवस्था है। ठीक, संवेदी प्रेरक अवस्था है, तो इसमें क्या क्या बताया है पियाजे ने क्या क्या बताया है इसके अंदर, उस पर चर्चा करते हैं। देखो, जैसे कि पहला जो पॉइंट बताया है पियाजे ने, रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाते हैं, यानी कि प्रतिव्रत जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं इसी अवस्था में। जो हमारी ये अवस्था है, ये अवस्था, इसका काल कितना बताया है? जन्म से, ठीक है, जन्म से
कहां तक? 2 वर्ष तक। अब यहां 0 नहीं लिखा है, ठीक, 0 नहीं लिखा है, यानी कि हम कुछ जगह तुम्हें देखने को मिलेगा कि 0 से 2 वर्ष तक, ठीक। अब 0 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो हमारा विकास होता है, ठीक, जो हमारा विकास होता है, जो मानव विकास होता है, वो जन्म से शुरू नहीं होता है, वो जन्म से शुरू नहीं होता है। जो मानव विकास होता है वो जन्म से भी पहले जो गर्भ अवस्था होती है वहीं से विकास शुरू हो जाता है। और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले यानी कि सर्वाधिक तेजी से, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक तेजी से जो विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? मानव का या मानव विकास सर्वाधिक तेजी से या सबसे अधिक तेजी से किस अवस्था में होता है? तो कहोगे किस अवस्था में होता है? प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज को कहते हैं गर्भ अवस्था, ठीक। तो यहाँ 0 से लिखने का यही मकसद है कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था है वो 0 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जन्म से 2 वर्ष तक। क्या लिखेंगे? जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक। तो इसमें जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाते हैं, ठीक। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या है, प्रतिव्रत होते क्या है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा जान लो, इसमें ये जो होते हैं इनबोर्न होते हैं। क्या होते हैं? इनबोर्न होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं और अनइंटेंशनल होते हैं, ठीक। अनइंटेंशनल मतलब होता है बिना सोचे समझे जो हम एक्शन करते हैं, बिना सोचे समझे जो एक्शन करते हैं। और इनबोर्न मतलब जन्मजात ये होते हैं। अब देखो बिना सोचे समझे क्या, जैसा कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा होगा, ये 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जो अवस्था है ना, रिफ्लेक्स एक्शन एंड जो होते हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं, जन्म से 30 दिन तक, ठीक। जन्म से 30 दिन के अंदर यानी कि 1 महीने का समय होता है औसतन, ठीक। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, किसी बच्चे को, छोटा बच्चा अगर तुम्हारे घर होगा, छोटा बच्चा तुम्हारे घर होगा तो उसका एक काम करना, उसको एक काम करना, उसकी हथेली पर, उसकी जो हथेली है ना, उसकी हथेली पर अपनी उंगली रखना, अपनी उंगली, अंगूठा या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखना, ठीक है। तो उसका क्या, वो क्या होगा, खुद ब खुद उसकी मुट्ठी बंद हो जाएगी। जब तुम उसकी हथेली पर अपनी उंगली रखोगे तो खुद ब खुद उस बच्चे की मुट्ठी बंद हो जाएगी। यह होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये क्या होता है? ये अनइंटेंशनल होता है। ये जो उंगली रखते ही जो बच्चा मुट्ठी बंद कर रहा है ये अनइंटेंशनल होता है, ये बिना सोचे समझे होता है। इस समय सोचने समझने की उसमें क्षमता नहीं है, वो सिर्फ बिना सोचे समझे ये सब कर रहा है, ठीक। तो यहाँ हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो गया, पहली अवस्था में पहला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट है हमारा सेंसेस आर टीचर्स। जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं ना, 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, मुंह, कान और हमारा खुद शरीर, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी खाल है, खाल भी क्या है, वो हमारा सेंसेस में आती है, ठीक है। तो 5 जो इंद्रियां होती हैं इन्हीं से बच्चा सीखता है। जो हमारी पहली अवस्था है, जो पहली अवस्था बताई है, ये शैशव अवस्था से कुछ मिलती जुलती है। जो शैशव अवस्था होती है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है, उससे कुछ मिलती जुलती है, ठीक। तो इसमें कहा है सेंसेस आर टीचर्स, यानी कि इंद्रियां शिक्षक होती हैं। बच्चा इंद्रियों से ही सीखता है, ठीक है, बच्चा इंद्रियों से ही सीखता है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है मोटर स्किल्स डेवलप्ड, ठीक है। जो मोटर स्किल्स होती हैं इसी अवस्था में डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जो गतिक कौशल का विकास होता है, गतिक कौशल का विकास 2 तरह का होता है। मैंने बताया था शैशव अवस्था जब पढ़ा रहा था उसमें भी कौन कौन सा, स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल 2 प्रकार का गतिक कौशल होता है। स्थूल गतिक कौशल होता है जिसमें हम बड़ी मांसपेशियों का, जिसमें बच्चे की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। स्थूल गति मतलब ग्रोस मोटर स्किल्स, ठीक है, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो मोटर स्किल्स इसमें होता है हमारे जो छोटी यानी कि जैसा उंगलियों का विकास, छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है।
अब देखो दूसरा क्या, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है बच्चा नकल उतार कर यानी कि अनुकरण कर कर सीखता है, इमिटेट करता है, इमिटेशन से सीखता है। कोई भी बच्चा है, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी तुम अपने घर में कर रहे हो और उसी घर में बच्चा भी सामने तुम्हारे बैठा है, तो जो एक्टिविटी तुम कर रहे हो तो बच्चा उसी चीज की, उसी काम की, उसी एक्टिविटी की नकल उतारेगा, बार बार उसको करेगा, बार बार करना चाहेगा, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बताए हैं पियाजे ने। यही पॉइंट तुम्हें लगभग इनसे मिलते जुलते पॉइंट तुम्हें शैशव अवस्था में भी मिल जाएंगे। ठीक, तो यही पॉइंट बताए हैं और इनसे बाहर पूछेगा भी नहीं तुम्हें। ठीक है, तो अनुकरण से बच्चा सीखता है, गतिक कौशल होता है, इंद्रिय शिक्षक होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाते हैं। आगे चलते हैं, दूसरी अवस्था पे चलते हैं। दूसरी अवस्था हमारी जो है वो पियाजे ने क्या बताई है, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री लग गया है ना, पूर्व यानी कि संक्रियात्मक से पूर्व की अवस्था है, संक्रियात्मक से पूर्व की अवस्था है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारा बाल विकास है उसी में हमें जो देखने को मिलता है वो कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। और इसका जो काल होता है, इसका काल होता है हमारा 2 से 6 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो पहला पॉइंट पियाजे ने बताया है वो क्या है, इस अवस्था में अतार्किक सोच होती है, यानी कि इलॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, अभी अतार्किक है, इलॉजिकल है। जो थिंकिंग बच्चे की इस अवस्था में आती है, जो 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है, उसमें जो सोच होती है, उसमें जो थिंकिंग होती है, वो कोई लॉजिक नहीं होता, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल होती है। ठीक है, अतार्किक होती है, बिना तर्क के बातें करता है। अरे मैंने वो देखा, अब मैंने पापा मैंने ये देखा, मम्मा मैंने वो करा, मैंने ये किया, मैंने वो करा, मतलब कोई उसके तर्क नहीं होता, उसका बच्चे का कोई तर्क नहीं होता है। ठीक है, तो यही पियाजे ने कहा है। और इसमें क्या होता है, बच्चा जीववाद यानी कि जीववाद की प्रवृत्ति आ जाती है इसमें। जीववाद मतलब क्या है, एनिमिज्म क्या होता है। देखो, जब बच्चा इस अवस्था में खिलौनों से खेलता है, जैसे कि वो गुड़िया से खेलने लगता है, जैसे गुड़िया से वो खेलने लगता है, तो क्या कहता है, मम्मा कहता है बच्चा, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, और मेरी गुड़िया को भी भूख लगी है, उसको भी खाना दो। ठीक है, यही है ना, तुमने देखा भी होगा, प्रैक्टिकली है, तुम्हारे घर में बच्चे भी होंगे, तो वो क्या होगा कि बच्चा जब कहेगा कि मम्मा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, और मेरी गुड़िया को भी खाना दो, उसको भी भूख लगी है, तो ये होता है जीववाद यानी कि एनिमिज्म। इसमें मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, बच्चा उनको सजीव समझता है। जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, जिनसे वो खेलता है, उन्हीं को वो सजीव समझने लगता है, उनको जीवित समझने लगता है। खुद खाना खाता है, गुड़िया को भी खिलाने की कोशिश करता है। ठीक, तो ये होता है एनिमिज्म। तो एनिमिज्म की जो अवस्था है, जो एनिमिज्म की जो विशेषता है, वो किस अवस्था में आती है, वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहाँ तक हुआ कंप्लीट ना। आगे चलते हैं, आगे देखो, भाषा के विकास की जटिल अवस्था। अगला है भाषा के विकास की जटिल अवस्था यानी कि क्रिटिकल स्टेज होती है लैंग्वेज की। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक, अपलटापी, अब यहाँ से आता है, देखो मोस्ट पॉइंट चलते हैं, अब यहाँ से ये और ये 3 पॉइंट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या है, अपलटावी यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी नहीं, पलटावी नहीं, अपलटावी और इरिवर्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है, इसमें होता है बच्चा चीज़ों को एक तरफ से सीधी सीधी कर देता है, अगर उससे कहो कि वापस आए उसी रास्ते से तो नहीं कर पाता। यानी कि बच्चे को अगर कहो तुम बच्चे 1 से 100 तक की गिनती लिखो तो बच्चा लिख देगा, लेकिन अगर उससे कहो कि 100 से 1 तक की गिनती लिखो, वापस उल्टी लिखो, तो नहीं लिख सकता। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है इसका एक और एग्जांपल है, वो क्या है, वो ये है, जैसे कि बच्चे से कहो कि पानी से बर्फ बनाना है, बच्चे से कहो कि चिंटू जल्दी आ, तुझे पानी से बर्फ बनाना है, कैसे बनाएगा, तो बच्चा कहेगा अरे मम्मा बड़ा सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। वो क्या करेगा, जो ट्रे होती है ना फ्रिज के अंदर, उसमें पानी भरेगा और जाके फ्रीजर में रख देगा, तो
खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन ये होता है, ये हो गया पलट, ये हो गया सीधी सीधा रास्ता, ठीक है। अब उससे कहो कि चिंटू तूने जो ये बर्फ, पानी से बर्फ बनाया है, अब इसको बर्फ से पानी दोबारा बना, तो वो नहीं कर सकता। इसको कहते हैं अपलटावी, ठीक है। अपलटावी मतलब चीजों को अभी उलटना पुलटना नहीं जानता, सिर्फ सीधी सीधी वो कर सकता है। आगे है ईगोसेंट्रिज्म। कौन सा है? ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रिता। अब ईगोसेंट्रिज्म क्या है? बच्चा सोच, इसमें होता है, देखो सबसे मेन चीज है आई एंड मी। क्या? आई एंड मी। इसमें बच्चा सोचता है, मतलब वो कहता है कि जो मैं सोचता हूं, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही दुनिया सोचती है, सभी सोचते हैं। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही दुनिया सोचती है, ठीक है। तो बच्चा ट्रेन में जा रहा है, बच्चा ट्रेन में जा करके क्या कहेगा कि मम्मा देखो पेड़ चल रहे हैं, मम्मा देखो पेड़ चल रहे हैं। वो क्या, वो मतलब वो इस कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसको क्या, कि मुझे दिख रहा है कि पेड़ चल रहे हैं, तो मम्मा को भी वही दिख रहा है कि पेड़ चल रहे हैं। अभी उसमें तार्किक सोच तो है ही नहीं कि पेड़ नहीं चल रहे, ट्रेन चल रही है, ठीक है। उसमें अभी तार्किक सोच नहीं है कि पेड़ नहीं चल रहे, पेड़ अपनी जगह है, वो ट्रेन चल रही है। तो उसको जो लगता है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूं वही सब सोच रहे हैं। तो ये क्या है? अहम केंद्रिता है, ईगोसेंट्रिज्म है, ठीक। अब दूसरी जगह आते हैं हम, सेंट्रिज्म, ठीक है। सेंट्रिज्म नहीं है, सेंट्रेशन होता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रेशन, इसको सेंट्रेशन कर लेना। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको वी की घात अनंत इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक। वी की घात अनंत इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो क्या है ये सेंट्रेशन? क्या है? ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। सेंट्रेशन का मतलब है कोई भी चीज को, ठीक है, कोई भी चीज को अगर हम चुन रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी को देख करके, एक ही क्वालिटी को जान करके उस चीज को सेलेक्ट कर लेना, ये होता है सेंट्रेशन। यानी कि एक ही क्वालिटी पर, एक ही विशेषता पर केंद्रित हो जाना या सेंट्रेट हो जाना, ठीक है। एक ही चीज पर, एक ही क्वालिटी पर सेंट्रेट हो जाना या केंद्रित हो जाना, तो उसको कहते हैं सेंट्रेशन। अभी मैं आगे दिखाता हूं, देखो जरा, यहां देखो, कुछ समझ में आ रहा है? बोलो, कुछ समझ में आ रहा है ये पिक देख करके? अगर ये पिक्चर देख करके तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो तो बताओ। देखो यहां देखो जरा, दो गिलास लिए हैं, ठीक है। दोनों गिलासों में बराबर बराबर दूध है, ठीक। दोनों गिलासों में, दोनों गिलास भी बराबर हैं और दूध भी, उसमें जो क्वांटिटी है वो भी बराबर है। अब क्या काम किया गया है? एक गिलास का तो सेम रहने दिया, एक गिलास का जो दूध था वो तो सेम टू सेम रहने दिया, लेकिन जो दूसरा गिलास था उसको क्या किया गया? एक सिलेंडर होता है ना, इसको मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं, जो रखा है ना पतला सा, जिसका, चलो तुम मेजरिंग सिलेंडर मत सुनो इसको, एक पतला सा गिलास लिया है, पतला सा, और लंबा गिलास लिया है, ये समझ लो, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर में कंफ्यूज मत हो, ये यहाँ क्या लिया है? एक पतला सा गिलास लिया है और लंबा गिलास लिया है, ठीक। तो जो दूसरे गिलास का जो दूध था वो उसमें डाला गया। अब उसमें डाला है तो क्या हो गया है, ठीक है। यहाँ तो नीचे रह गया, जो दूध का जो वॉल्यूम था वो चौड़ा, यहाँ गिलास चौड़ा है तो नीचे नीचे रह गया। अब ये पतले वाले में डाला है तो गिलास में जो दूध था वो ऊपर तक चला गया है। अब बच्चे से पूछोगे तुम कि कौन सा वाला चाहिए, तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा क्या सोचेगा कि जिसमें ज्यादा दिख रहा है वो चाहिए, जिसमें ज्यादा दिख रहा है वो चाहिए। तो पतला वाला है जिसका जो चौड़ा कम है, लंबा ज्यादा है, पतला है, तो उसमें दूध की जो वॉल्यूम है ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। तो उसको, बच्चे को क्या लगेगा? बच्चे को लगेगा कि हाँ, जो पतला वाला, जो ये लंबा वाला गिलास है ना, इसमें दूध भी ज्यादा है, तो वो कहेगा कि मुझे यही गिलास चाहिए। लेकिन उसने क्या किया है? उसने सिर्फ एक विशेषता देखी है कि उसमें जो दूध की जो हाइट है, वो ऊपर है, ज्यादा ऊपर तक है, तो वो उसी पर केंद्रित हो जाता है। एक ही चीज पर, एक ही क्वालिटी उसने देखी और उसको
उसी पर केंद्रित हो जाता है और उसी को चुन लेता है कि मुझे यही चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लो एक छोटा गिलास है और यहाँ देख लो एक बड़ा गिलास है, यानी कि पतला है और लंबा है। ठीक है, यानी कि जिसका जो बॉटम है वो पतला है, ठीक, वो लंबा है, उसमें क्या होगा, दूध ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या कहेगा, यहाँ लिखा ना द टेल गिलास हैज मोर मिल्क। बच्चा कहेगा जो पतला जो लंबा गिलास है उसमें ज्यादा दूध है। ठीक है, उसमें ज्यादा दूध है। अब इसी का उल्टा होता है दूसरी स्टेज में आके, वहां तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां हो गई बात, मान के चलो जैसे तुम एक मोबाइल खरीदने गए हो, यहाँ इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दो, यहां से तुम चलो कि तुम एक मोबाइल खरीदने गए हो किसी मोबाइल की शॉप पर। ठीक, अब जब तुम मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल खरीदने के समय में तुम क्या क्या देखोगे, उसमें उसकी बैटरी बैकअप कितना है, बैटरी कितने एमएच की है, ठीक, प्रोसेसर कैसा है, ठीक है, और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जो कैमरा है वो कैसा है, ठीक, एंड वर्जन कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें देखोगे उसमें। या सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं देखोगे ना, वहाँ पर जा कर के तुम सिर्फ एक ही क्वालिटी तो देखोगे नहीं कि यार इसका कैमरा बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें ठीक है चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। या फिर कहोगे अरे बैटरी इसमें 6000 mAh की मिल रही है तो बहुत अच्छा है, बाकी ठीक है मुझे बैटरी चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। वहाँ तुम जाओगे हर एक क्वालिटी देखोगे उसमें, तभी जाकर सारे फीचर्स उसमें देखोगे, तभी तुम फ़ोन को चुनोगे। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ एक क्वालिटी पर इसने केंद्रित हो गया है और बच्चा उसी को चुन लेता है, तो वो होता है सेंट्रेशन। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखो जरा। अब आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। बच्चा सोचने लगता है, बच्चा सोच समझकर जवाब देता है। जो बच्चे की जो बातें होती हैं वो लॉजिकल होती हैं, इलॉजिकल नहीं, तर्क होता है उनमें तर्क होता है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ देखो एक पॉइंट, यहाँ देखो नोट करना इसको, लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि लॉजिकल थिंकिंग कंप्लीटली आ जाता है। ठीक, शुरुआत यहाँ से हो जाती है और इसके बाद में आता है पिछली जो अवस्था थी। पिछली अवस्था में क्या था, इरिवर्सिबिलिटी थी। यहाँ क्या है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि चीज़ों को अब उलटना पुलटना भी सीख गया है। यानी कि पानी से बर्फ तो बना रहा था पिछली अवस्था में, लेकिन इस अवस्था में बर्फ से पानी भी बना देगा। मम्मा कहेंगे चिंटू आगा दौड़ा दौड़ा कहेगा मम्मा बोलो, मम्मा बोलेगी कि बेटा तुझे बर्फ से पानी बनाना है, पहले तूने पानी से बर्फ बनाया था, अब तुझे बर्फ से पानी बनाना है। तो बोला मम्मा सिंपल, बर्फ को उठा के बाहर रख दो, खुद पिघल के पानी बन जाएगा। तो ये चीज़ उसमें पहली अवस्था में नहीं थी। पियाजे कहते हैं कि पहली अवस्था जो थी, जो दूसरी अवस्था थी हमारी इससे पहले वाली, उसमें इरिवर्सिबिलिटी थी। यहाँ क्या है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि चीज़ों को पलटना उलटना आ गया है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट यहाँ देखो, डिसेंट्रेशन। पहले क्या था, सेंट्रेशन, यहाँ है डिसेंट्रेशन। ठीक, अब डिसेंट्रेशन है कि विकेंद्रीकरण। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, वहाँ है सेंट्रेशन, यहाँ है डिसेंट्रेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, वहाँ केंद्रीकरण था, यानी कि एक ही चीज़ पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ क्या है, एक ही क्वालिटी पर केंद्रित नहीं होगा, एक ही क्वालिटी पर केंद्रित नहीं होगा। मोबाइल खरीदने जाओगे सिर्फ बैटरी पर केंद्रित नहीं होगे, ठीक है, बैटरी की क्वालिटी पर केंद्रित नहीं होगे, ठीक, और कैमरे की क्वालिटी पर केंद्रित नहीं होगे। तुम सारे फीचर्स को देखोगे, तब जाकर तुम किसी चीज़ को या कोई से फ़ोन को सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये क्या होता है, विकेंद्रीकरण। जब हम किसी चीज़ के सिलेक्शन के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ देखते हैं और फिर उसको चुनते हैं, तो वो होता है हमारा विकेंद्रीकरण। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, बोलो। ये बच्चे का जो एग्जाम्पल चल रहा था, बच्चे का देख लो। जब बच्चा समझने लगे कि पतला वाला गिलास है, उसमें वॉल्यूम तो ज़्यादा, मतलब ऊंचाई तक पहुंच गया है, लेकिन मिल्क बराबर ही है, तो वहाँ क्या होगा, विकेंद्रीकरण। वो समझने लगेगा कि ये पतला है तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ऊपर तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर आता है सीरियसन, क्रमबद्धता। इसमें ये पॉइंट बढ़ा हुआ है, क्रमबद्धता। यहाँ चीज़ों को बच्चा क्रम में लगाने लगता है। तुम उसको
कुछ लकड़ी दो, स्टिक्स दो, कुछ स्टिक्स दो, छोटी बड़ी 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 इस तरह से, तो उससे कहो ऐसे डाल दो उसके सामने कि इसको क्रम से लगा दो। बच्चा उनको उठा उठाकर क्रम से लगाने लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। हो गई ना, सिंपल। बोलो कोई दिक्कत? आगे चलें। 3 स्टेज हमारी हो गई हैं, एक स्टेज हो रह गई है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ है हमारी चौथी स्टेज, ठीक। अब चौथी स्टेज में क्या क्या कहा गया है, उससे पहले जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है वो ज़रूर बताते रहो यार, उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, इस अवस्था में क्या क्या कहा है। इस अवस्था में बच्चा अच्छे से विकसित हो जाता है, यानी कि बच्चे का जो संज्ञान है वो अच्छे से विकसित हो जाता है और इस अवस्था में अमूर्त सोच आ जाती है। पिछली अवस्था में क्या थी? मूर्त सोच। यहाँ क्या है? अमूर्त सोच। अब मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है? मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है वो देखो। देखो मूर्त चीज़ होता है, मेरे सामने ये पेन है, ठीक है, मेरे सामने ये पेन है और मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ और देख करके इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि इसमें ये क्वालिटी होगी, इसमें वो क्वालिटी होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा अमूर्त और ये हो गया हमारा मूर्त। जो चीज़ हमारे सामने है, जो चीज़ हमारे सामने है उसके बारे में सोच पाना वो होता है मूर्त। और जो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं, ठीक है, वो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं लेकिन फिर भी उसके बारे में हम सोच रहे हैं। कोई चीज़ हमारे सामने है नहीं फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्या वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तो ये क्या है? ये है हमारी अमूर्त। तो हमारी चीज़ सामने है नहीं, यानी कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, दीवार के पीछे के क्या हो रहा है उसके बारे में भी सोच पाना, ये होता है अमूर्त, ठीक है। और इस अवस्था में अमूर्त सोच आ जाती है। और डिडक्टिव थिंकिंग, निगमनात्मक सोच, ठीक है, निगमनात्मक सोच रहती है। इसमें क्या होता है? इसमें नियम बता दो, बच्चा एग्जाम्पल खुद ले लेगा। नियम बता दो बच्चा, इसमें एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है? नियम से एग्जाम्पल, यानी कि रूल से एग्जाम्पल पर ले जाया जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच, चीज़ों को रचनाएं करता है, नई नई चीज़ें बनाने लगता है, नई नई चीज़ें बनाने के लिए वो सोचने लगता है, ठीक है। कोई चीज़ है या पेन है, इसके बारे में बच्चे को अगर कुछ दे दिया जाए टारगेट किया, इससे अलग कोई चीज़ में तुम रचना करो, ठीक है, इसमें क्रिएटिव कुछ करो, तो वो बच्चा करने लगता है। इसी अवस्था में ये सब होने लगता है, ठीक है। और एडोलेसेंस, ईगोसेंट्रिज्म, किशोरावस्था, अहम केंद्रिता। अब ये क्या है? किशोरावस्था अहम केंद्रिता से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले एग्जाम में आया है यूपीटेट वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें बच्चा होता है जैसे कि कोई शर्ट पहनी हो उसने, ठीक है, अब उस शर्ट को वो दोबारा नहीं पहनना चाहता। एक पार्टी में कि मैं पिछली पार्टी में गया था तो इस शर्ट को मैं पहन करके गया था, लेकिन मैं अब इसको नहीं पहनूंगा। अब अगर पहन के जाऊंगा दोस्त मेरे क्या कहेंगे कि तू यही पहने आया, तू वही पहने आया, तू ऐसा, ये है, वो है, तो ये सब सोचने लगता है। तो इसमें ये होता है हमारा किशोर अवस्था, अहम केंद्रिता, और इसी अवस्था में ये चीज़ डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो इसके साथ में हमारी पियाजे की थ्योरी कंप्लीट होती है। और क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।